स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं विनीत पाठक फिर से एक बार पॉलिटी की पीवाई की सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है इसको ज़रूर बताएं और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए, आज हमने अपना पहला प्रश्न जो लिया है वह लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 50 आर्थिक संसाधनों का समान वितरण। बी ऑप्शन आपका है 39C संपत्ति का समान वितरण। सी है अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। डी आपका कह रहा है अनुच्छेद 39E महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रावधान। तो ये आगामी जितनी भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, वो चाहे यूपी पीसीएस की हो, चाहे आरओ की हो या बीपीएससी हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न उपयोगी है और ये हमारी सीरीज लगातार चल रही है। तो आप लोग इसको बताने का प्रयास करें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 50। ये सुमेलित नहीं है। ये नहीं जो आपका शब्द है इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जब भी है या नहीं उन दोनों पे अगर आया है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये अनुच्छेद 50 आपका है। अनुच्छेद 50 आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब इसमें सुमेलित है। ये बाकी तीनों जो है वो सब सुमेलित हैं, तो इसमें आपका अनुच्छेद 50 आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 39 जो आपका बी है वो आर्थिक संसाधनों का समान वितरण प्रदान करता है। 39C संपत्ति का समान वितरण प्रदान करता है। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39E महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रावधान करता है, ये 39E में है। और जो आपका असंगत था यानी कि सुमेलित नहीं था वो था अनुच्छेद 50। इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो है पृथक्करण है, या न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। दोस्तों अनुच्छेद 50 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कहिए 50, 51, 52 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग देखेंगे। चलिए अगर आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। इसके ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 36, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 38, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 39, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 40। इसको बताने का प्रयास आप करें। अच्छा प्रश्न है ये। राज्य को सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का निर्देश देने की बात इसमें कही जा रही है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आंसर बी अनुच्छेद 38। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात ये कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अब व्याख्या में आपका कह रहा है अनुच्छेद जो है वो 36 यह नीति के निर्देशक तत्व की परिभाषा देता है। ठीक है, इसमें परिभाषा है आपकी 36 में आपकी परिभाषा है। यहाँ पे परिभाषा कह रहा है और सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का निर्देश इसमें नहीं है। 38 में राज्य को निर्देश है कि सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार बढ़ावा दे जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं के सभी क्षेत्रों में सुरक्षित हो। ठीक है। और 39 आपका कह रहा है यह अनुच्छेद राज्य को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियों का पालन करने का निर्देश करता है, जैसे पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन। फिर अनुच्छेद 40 आपको पता है राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें सख्त बनाने का निर्देश देता है। तो ये आपके हो गए। उसमें से जो आपका सही उत्तर था वो था 38वां। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। और ध्यान से देखिएगा चारों।
ए ऑप्शन आपका कह रहा है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। बी ऑप्शन आपका कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। सी कह रहा है प्राचीन स्मारकों का संरक्षण। और डी कह रहा है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, कौन सा हो जाएगा। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग भी बताने का प्रयास करें इसको, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैंने कहा हमेशा की तरह नहीं आता है, इसको ध्यान में दीजिएगा आप लोग, नहीं सबको। तो यह है आपका आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं आता है इसके अंतर्गत। बाकी सभी है आपका समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भी है, प्राचीन स्मारकों का संरक्षण भी है, लेकिन डी आपका नहीं है, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में कह रहा है समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता, यह अनुच्छेद 39, ठीक है, 39A में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना 51 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन स्मारकों का संरक्षण 49 में है, प्राचीन स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, ये नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं आता है, यह राज्य की विधायी और कार्यकारी शाखाओं की नीति निर्धारण का हिस्सा हो सकता है। तो इस तरीके से आपका हुआ। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें कह रहा है नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए आपका है न्यायिक अधिकार, बी आपका है मौलिक अधिकार, सी आपका है वैधानिक अधिकार और डी आपका है सामाजिक और आर्थिक अधिकार। अच्छा प्रश्न है ये आपसे पूछा गया है, तो इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। आसान ही है, बहुत कठिन नहीं है। और यदि आपको आपकी पीसीएस की पढ़ाई में, यूपीआरओ एआरओ की पढ़ाई में यदि आपको कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप संस्थान के दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, 7303307507। ये हमारे संस्थान का नंबर है। हमें बहुत ही खुशी होगी कि अगर आप हमारे पास कॉल करते हैं और हम आपकी कुछ भी सहायता कर पाते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई संबंधित से जानकारी। लेकिन हाँ, आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही जानकारी लेने के लिए संस्थान में कॉल करें, ठीक है। बाकी परीक्षा खबरी या अन्य परीक्षाओं से संबंधित न्यूज के लिए हमारे जो वीडियो हैं वो जाते ही रहते हैं। चलिए, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा वो डी, सामाजिक और आर्थिक अधिकार ये प्रदान किया जाता है आपका। ये कौन सा अधिकार इसमें प्रदान करते हैं, ये पूछा गया था आपका। तो ये हो जाएगा आपको नीति के निर्देशक तत्व, ये सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रश्नों की, क्योंकि वहीं से नए प्रश्न बनने की संभावनाएं भी होती है। न्यायिक अधिकार आपका है न्यायालय द्वारा दिए गए होते हैं, नीति के निर्देशक तत्वों की श्रेणी में ये नहीं आते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी होते हैं। नीति के निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। वैधानिक के अधिकार वो होते हैं जो विभिन्न विधि बना करके आपको अधिकार दिया जाता है, जैसे कोई भी अधिकार आपको विधि बना के दी गई, ठीक है, इन्हें नीति निर्देशक तत्व नहीं माना जा सकता। सामाजिक और आर्थिक अधिकार यही हैं, ये सामाजिक और आर्थिक नीतियों को दिशा देने के लिए ये अधिकार बनाए गए हैं ताकि राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके, ठीक है। और यही आपके जो डीपीएसपी हैं ये कल्याणकारी राज्य की भावना को मजबूत करते हैं, वेलफेयर स्टेट जो आपका है, ठीक है, उसकी अवधारणा को मजबूत करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलिए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, इसमें पूछ रहा है भारत के संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राज्य को आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का निर्देश। प्रश्न को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आर्थिक लोकतंत्र की बात इसमें कही जा रही है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसको आप लोग बताने का थोड़ा सा प्रयास करें। आर्थिक लोकतंत्र इसमें आपका कह रहा है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है। ए ऑप्शन आपका 39 है, बी आपका 41 है, सी ऑप्शन आपका 43 है और डी ऑप्शन आपका 45 है। इसमें बताने का प्रयास आप लोग करें।
तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का जो निर्देश है वो आपका 39 में दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपकी व्याख्या है इसमें, अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देशित करता है कि अपनी नीति इस प्रकार बनाए कि नागरिकों के पास आजीविका के पर्याप्त साधन हो और संपत्ति का वितरण व्यापक जनहित में हो। ऐसा ना हो कि संपत्ति का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास सीमित हो जाए, बाकी संपत्ति का जो है वो संकेंद्रण एक जगह ना हो पाए। इसीलिए आप देखेंगे कि भूदान आंदोलन भी चलाया गया, पहले ही चला था, ठीक है। बाकी लोगों से अपील की गई, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जमींदार थे, कि अपनी ज़मीनों को जो है वो बाकी लोगों को दे जिनके पास जो भूमिहीन है। इसीलिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भी आपका लाया गया है। तो अनुच्छेद 39 आपका ये हो गया। अनुच्छेद 41 यह राज्य को निर्देशित करता है कि वह रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि के लिए सार्वजनिक सहायता प्रदान करे। आपको मिल ही रहा है। अनुच्छेद आपका 43 है, यह राज्य को निर्देशित करता है कि वो श्रमिकों को उचित स्तर, जीवन यापन का उचित अवसर देने का प्रयास करे। अनुच्छेद 45 आपका है, राज्य को निर्देशित करता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करे, ये कहा गया उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को आर्थिक असमानता को न्यूनतम करने का, यहाँ पे आर्थिक असमानता को न्यूनतम करने का दिशा निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 38 का 2, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 43। ये आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन। इसमें आप बताने का प्रयास करें कि कौन सा है, ठीक है। तो इसको इसमें आप लोग बताने का प्रयास करिए, है ना। तो चलिए हम लोग जो है इसको, इसका उत्तर बता रहे हैं। जो है इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। 38(2) में कहा गया है आर्थिक असमानता को न्यून करने का जो दिशा निर्देश है वो आपका इसमें कहा गया है ना। तो चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो व्याख्या आप इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 38(2) राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समानता, यही पूछा गया था आपका। 39(a) न्यायिक प्रणाली में समान न्याय, निःशुल्क सहायता, कानूनी सहायता, ठीक है। 41 आपसे कह रहा है राज्य को रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी के लिए सार्वजनिक सहायता। ये जो आपका 43 है, ये फिर श्रमिकों को उचित जीवन स्तर और जीवन यापन करने का अवसर देता है, ठीक है। तो ये आपका कहा गया है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका ए हो जाएगा, ये आपको बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां। इसमें कह रहा राज्य को किस प्रकार के संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का के लिए निर्देश किया गया है ना। न्यायपूर्ण वितरण इसमें पूछ ले रहा है, इसको आप लोग बताने का प्रयास करें कि किस प्रकार के संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण, जितने भी प्रकार के आपके संसाधन हैं उसमें किस प्रकार के संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण के लिए निर्देशित किया गया है। ये प्रश्न जो है अधिकतर आपके वही हैं डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की भावना को जो है ये बढ़ावा देते हैं। तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, केवल प्राकृतिक संसाधन, केवल मानव संसाधन, केवल वित्तीय संसाधन, या डी ऑप्शन कह रहा है सभी प्रकार के संसाधन। इसमें आपको बताना है कौन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा सभी प्रकार के संसाधन। ऐसा नहीं कि केवल प्राकृतिक संसाधनों का ही न्यायपूर्ण वितरण हो, केवल मानव का हो, केवल वित्तीय का हो। जो न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, जितने भी संसाधन है राज्य के, उन सभी का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, तभी आपका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सही मायनों में आएगा। क्योंकि जब तक सभी प्रकार के संसाधन सभी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे,
जितने भी वर्ग हैं इस देश में, तब तक जो है न्यायपूर्ण वितरण कैसे होगा। यही इसीलिए डीपीएसपी को रखने का जो है ये प्रयास संविधान निर्माताओं ने किया था कि जैसे जैसे राज्य की आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे राज्य भी लोगों की आर्थिक असमानता दूर करने का प्रयास करेगा। इसीलिए नीति के निर्देशक तत्वों में ऐसे उपबंध आपके लिए रखे गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कह रहा है केवल प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो केवल प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के संसाधनों की न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है, ना कि केवल प्राकृतिक संसाधनों की। देखिए, केवल मानव संसाधन ये भी सीमित होता है। नीति के निर्देशक तत्व व्यापक दृष्टिकोण की बात करते हैं। केवल वित्तीय संसाधन, ठीक है, तो यह भी पर्याप्त नहीं है कि केवल वित्तीय रूप से ही उनको दे दिया जाए, कुछ रुपए पैसे की सहायता कर दी जाए तो क्या उससे जीवन स्तर को उच्च बनाया जा सकता है? ऐसा भी नहीं है। तो जब तक सभी प्रकार के संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा तब तक लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं लाया जा सकता। तो यही होगा कि सभी प्रकार के संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण आप जो है सभी के लिए सुनिश्चित होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के समाज की स्थापना की परिकल्पना करते हैं? कौन सा समाज वो बनाना चाहते हैं? कौन सा समाज ये बनाना चाहते हैं? इसमें आपका ए ऑप्शन कह रहा है पूंजीवादी, बी ऑप्शन कह रहा है समाजवादी समाज, सी ऑप्शन कह रहा है सामंती समाज, डी ऑप्शन आपका कह रहा है जनजातीय समाज। बताने का प्रयास आप लोग करें थोड़ा सा, है ना, कि नीति के निर्देशक तत्व हमारे जो हैं वो किस प्रकार के समाज की स्थापना की परिकल्पना करते हैं। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समाजवादी समाज। इसकी इस प्रकार के समाज की, अब आप ये जान लीजिए कि समाजवादी समाज क्या होता है। समाजवाद, समाजवाद का सही मायनों में अर्थ है उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण। दो लाइन में इसकी सटीक परिभाषा है, उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण। ठीक है, जब उत्पादन पर भी राज्य का नियंत्रण होगा, वितरण पर भी राज्य का नियंत्रण होगा, तो राज्य क्या करेगा? सभी के लिए समान वितरण। ठीक है, ऐसा ना हो इसीलिए कि आपको अवसर की समानता दी गई है। आपको अनुच्छेद 15 में तमाम अधिकार दिए गए हैं। जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, जन्मस्थान के आदि पर आपसे कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये चीज आपको दी गई है कि ये सही मायनों में समाजवादी समाज की स्थापना करते हैं। और समाजवाद का अर्थ जो है उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण, राज्य होना चाहिए और राज्य ही क्या करेगा? सभी को समान वितरण देगा। तो इसीलिए हमारे जो डीपीएसपी हैं वो समाजवादी समाज स्थापना करने की परिकल्पना करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है पूंजीवादी समाज क्या होता है? यह भी एक मॉडल है, लेकिन नीति के निर्देशक तत्व इस मॉडल को खारिज करते हैं। समाजवादी समाज यही इसको मानते हैं और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए कार्य करे जहां संसाधनों का समान वितरण हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। सामाजिक और आर्थिक न्याय आपका होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए, क्योंकि जब तक सामाजिक और आर्थिक न्याय लोगों के पास नहीं होगा तब तक जो है उनका जीवन स्तर उच्चतम नहीं होगा। सामंती समाज, अब आपको पता है सामंती समाज कैसा होता है? असमानता पर आधारित होता है। जनजातीय समाज ये भी जो है नहीं है, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार का समाज होता है। यहाँ पे समग्र समाज की कल्पना की गई है। ठीक है, तो ऐसा समाज जिसमें सभी लोगों के लिए अवसर हो, चाहे वो हमारे जनजातीय लोग ही क्यों ना हो, सभी के लिए, जितने भी वर्ग हैं भारत में, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो, चाहे जनजातीय वर्ग हो, सभी के लिए ये कहा गया है, किसी एक विशेष के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए मित्रों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है समृद्धि IAS, इस पे आप लोग जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए। समृद्धि IAS का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको रोज़ का करंट अफेयर्स मिलता है, डेली न्यूज़ मिलती है, रोज़ आपके एडिटोरियल मिलते हैं और परीक्षाओं से संबंधित तमाम जानकारियाँ मिलती हैं। और इस समय हमने एक श्रृंखला शुरू की है, रात में 9 बजे हमारी श्रृंखला हमारे टेलीग्राम चैनल पर चलती है, जिसमें हम आपको रोज़ डेली का
क्विज कराते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और लाभ प्राप्त करिए। पीसीएस परीक्षा तक ये चल रही है, 9 PM पे ये चलती है हमारी क्विज, 9 PM पर है ना। ये आपका 9 PM पर है, 9 PM पर ये हमारी न्यूज़ तो इसमें जाती है। 9 PM पे हमारे क्विज इस पे जाते हैं, टॉपिक वाइज क्विज हमारे चल रहे हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके लाभ उठाइए। और ये हमारे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़िए। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोग करते रहें अपने मित्रों को, अपने अन्य लोगों को, जो आपके हित मित्र दोस्त यार हैं उन सभी को दीजिए, जो भी पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा दूसरा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, इससे भी आप लोग जुड़िए, अपना लाभ प्राप्त करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा दूसरा चैनल। ठीक है, ये संदीप मिश्रा ऑफिशियल है और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक आपको दिया जा रहा है। ठीक है, @ आप समृद्धि, ठीक है, @ समृद्धि IAS फर्स्ट। ठीक है, IAS के आगे समृद्धि IAS के आगे 1 लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, @ समृद्धि IAS फर्स्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। हमारा यूट्यूब है, ये हमारा सेकंड ऑफिशियल चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नवा प्रश्न लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की सरकार की स्थापना करने के पक्ष में है। प्रश्न लगभग उसी तरीके से है। हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके का प्रश्न अगर आपको फंसा के पूछे, इधर उधर से पूछे, तो आपसे गलत ना हो, तो इसका उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करें। ऑप्शन आपका कह रहा है, ए ऑप्शन है धर्माधारित सरकार, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार, सी ऑप्शन है राजतांत्रिक सरकार और डी ऑप्शन है तानाशाही सरकार। ये तो आपको पता ही होगा, आसान प्रश्न है ना। इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक सरकार, बी ऑप्शन हो जाएगा। किस प्रकार की स्थापना, तो आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। इसकी स्थापना करने का जो है, स्थापना करने के पक्ष में है नीति के निर्देशक तत्व। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लें। धर्म आधारित सरकार जो होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नीति के निर्देशक तत्व जो हमारे हैं वो धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं, धर्म आधारित सरकार का नहीं, क्योंकि जिस भी राज्य का धर्म होगा वो धर्म विशेष के लिए बात करने लगेगा। लोकतांत्रिक सरकार जो हमारी होती है वह एक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर काम करती है, जिसमें लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं जो हमारी हमको जीवन के लिए जो आवश्यक हैं उनको संरक्षण किया जा सके, संरक्षित हों। वो जो आपकी राजतांत्रिक प्रणाली की सरकार होती है वह संविधान के सिद्धांतों के अनुसार नहीं होती है, तानाशाही सरकार होती है, और यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत होती है, तो ये भी नहीं है। तो हमारी जो नीति के निर्देशक तत्व हमारे हैं वो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो बनाना चाहते हैं, उसी की परिकल्पना करते हैं, उसी को निर्देशित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना अगला प्रश्न लेते हैं, 10वां प्रश्न। इसमें पूछ रहा है आपसे नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। देखिए इस समय खूब चल रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, है ना। इंदौर लगातार नंबर 1 में बना हुआ है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन आपका चल ही रहा है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो इसमें इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जा रहे हैं, नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करके, निजी चिकित्सा संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करके, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल स्थापित करके, केवल उन्नत तकनीकी उपकरण खरीद कर। ये आप बताने का प्रयास करें, इसमें कौन सा आंसर आपका होना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, तो इसमें स्पष्ट है आपके ऑप्शन से ही। ठीक है, राज्य क्या करेगा, नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा, निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं। ठीक है, वो आप निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं जो राज्य की तरफ से मिल रही हैं वो आपके सरकारी अस्पतालों में भी मिल रही हैं।
प्राइवेट अस्पतालों में भी मिल रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना के तहत आपको जो है 5 लाख का बीमा दे रही है, वहाँ पे भी आपका इलाज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसका व्याख्या भी देख लेते हैं, है ना। इसमें व्याख्या कह रहा है, नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करके राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करे और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हो सके। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन दिया हुआ था कि निजी चिकित्सा संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करके, वो यहाँ पे उल्लिखित नहीं है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल स्थापित करके, तो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हर जगह होना चाहिए, ना कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में। ये ग्रामीण शहरी सभी जगह होना चाहिए। और केवल उन्नत तकनीकी उपकरण खरीद करके भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उन्नत तकनीकी उपकरण पता चला कि केवल महंगे अस्पतालों में है। ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए निःशुल्क जो है आपकी चिकित्सा सेवाएं आवश्यक हैं। ठीक है, और ये जान लीजिए कि नीति के निर्देशक तत्वों में आपको निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं के साथ आपको निःशुल्क कानूनी सहायता का भी प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। इसमें अब आपको कथन वाला आ गया कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन आपसे कह रहा है अनुच्छेद 47 के तहत राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार करना चाहिए। अनुच्छेद 43 के तहत राज्य को न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार करना चाहिए। इसमें 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, बी कह रहा है केवल 2 और 3 सही है, सी कह रहा है कि 1 और 3 सही है, डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी सही है। इसका बताने का प्रयास आप लोग करिए इसको। अच्छा जो है ये क्वेश्चन है, आने लायक है परीक्षा में। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल 1 और 3 सही है। ये पहला आपका सही है और ये 3 सही है। ठीक है, इसमें 43 जो मिलाया गया वो नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इसकी व्याख्या में कह रहा है अनुच्छेद 47 में लिखा है सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार का निर्देश है। 39A में आपका निःशुल्क न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, वही जो मैंने पहले बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता का भी प्रावधान है आपका। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। और अनुच्छेद 43 जो है ये जो आपका मिलाने को दिया था, ये राज्य के सभी कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये इसमें दिया गया है अनुच्छेद 43 में। ठीक है, आज ही मेरी तरफ से एक सुझाव है कि आप आज ही बेयर एक्ट उठा करके आप पूरा डीपीएसपी जो है ये 36 से 51 तक जो है आप पढ़ लीजिएगा। आपके लिए बहुत आसानी होगी परीक्षाओं के लिए, परीक्षा की दृष्टि से। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन आपका कह रहा है अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को समान नागरिक संहिता का निर्माण करना चाहिए। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आर्थिक हितों का संरक्षण करना चाहिए। फिर कह रहा है अनुच्छेद 48A के तहत राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश दिया गया है। इसमें से 3 कथन है, आपको बताना है कि तीनों सही है, 1 सही है, 2, 3 सही है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2, 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या डी ऑप्शन 1, 2, 3 सभी सही है। इसको बताने का प्रयास आप लोग करिए, है ना। प्रश्न नंबर 12 है आपका, इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 सभी सही हैं, ये सभी मिले हुए हैं, है ना। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की बात है। इसमें अनुच्छेद 46
ये अनुसूचित जातियों जनजातियों की आर्थिक हितों के संरक्षण का निर्देश देता है। 48 आपका पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है। ये सभी मिले हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 है ना। तो प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे पूछा कौन सा सही है। पहला आपका कह रहा है कथन कि अनुच्छेद 39 से राज्य को संपत्ति का समान वितरण करना चाहिए। दूसरा आपका कह रहा है कथन कि अनुच्छेद 43A श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तीसरा आपका कह रहा है अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, कूट मिलाना है आपको। ए ऑप्शन आपका कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 और 3 सही है। सी ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 3 सही है। डी ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 3 सभी सही है। इसको बताने का प्रयास आप लोग करिए, है ना। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 1 और 2 सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। सी जो अनुच्छेद 51 आपका दिया गया है ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये जो आपका 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या देख लें। तो इसमें कह रहा है 39 आपका संपत्ति का समान वितरण है। 43 श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का निर्देश है। 45 प्रारंभिक शिक्षा का प्रदान है। और 51 जो है ये घोषणा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। चलिए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। ये सूची मिलान है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और कूट की सहायता आपको मिलानी है। इसमें आपका जो सूची 1 है और सूची 2 से मिलाना है। तो पहला आपका मिलाने वाला है बाल श्रम का उन्मूलन। इसमें जो आपकी मिलान सूची में दिया गया है अनुच्छेद 39A। फिर बी कह रहा है समान वेतन, अनुच्छेद 43। सी कह रहा है पोषण स्तर और जीवन में सुधार, अनुच्छेद 45। फिर 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसको मिलाना है। इसको मिलाने वाला प्रश्न भी हमने रखा है, इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। इसका सही सुमेलन क्या हो सकता है। इसका सही सुमेलन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपका ये बी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पकड़ना कैसे है, ये 6 से जो आपका लिया है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, ये आपका 45 इससे मिला दीजिए यहाँ पे। ठीक है, समान वेतन मैंने आपको बताया ही है ना। और पोषाहार स्तर जो है अभी आपने पढ़ा है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये आपको 39 से मिला दीजिए। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप मिला देंगे तो आपका समझ में आ जाएगा बाल श्रम का उन्मूलन, है ना। पोषण स्तर आपका वो 47 में है। पोषण स्तर सुधार अभी हमने पढ़ा। बाल श्रम का उन्मूलन आपका 43 में है। ये आपका मिल गया, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखें। समान कार्य के लिए समान वेतन ये आपका कहा गया है 39 में। 43 में आपका कहा गया है श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार और बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान है। 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का है। 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर सुधारने का प्रयास है। ठीक है, चलिए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न 15वां प्रश्न। इसमें भी सूची मिलाना है आपको। ठीक है, कूट में मिलाना है। अनुच्छेद 43A कार्य की मानवता और उचित स्थितियां और मातृत्व सहायता, ये रहता नहीं है, ये सहायता है। ठीक है, ये सहायता है, यहाँ पे इसको पढ़िएगा, सहायता। ठीक है, ये मातृत्व सहायता है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण है। अनुच्छेद 39F श्रमिकों की भागीदारी है। अनुच्छेद 42 बच्चों को अवसर की सुविधा है। ये जो है आप मिलाने का प्रयास करें, इसमें कौन सा कूट सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए इसका। ठीक है, ये आपको मिलाने को आया है। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है, ये हमने जो आपसे मिलवाया है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या आपका है 43A श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान, 48A पर्यावरण और वन सुरक्षा,
ठीक है। 39 है बच्चों को अवसर और सुविधा। 42 कार्य की जो है मानवता और उचित स्थितियां और मातृत्व राहत, मातृत्व सहायता की बात जो आपसे कही जा रही है। अभी आपको पता होगा कि अगर आप सरकारी अस्पताल में प्रसूति के लिए जाते हैं तो 6,000 आपको मिलते हैं, ये यहीं से लिया गया है 42 से। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न रहे आज, ठीक है। हमने आज आपको नीति के निर्देशक तत्वों का संबंधित दूसरा पार्ट ये था हमारा, ठीक है। और ये दूसरा पार्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर आप बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कोशिश किया कि नीति के निर्देशक तत्वों को लेकर के जो है आपको बताया जाए सारी चीज़ें। 2 पार्ट में हमने इसको कवर किया कि ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न जो है आए तो आपके लिए गलत ना हो, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल, इससे आप लोग जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए, @समृद्धि IAS 1 है यहाँ पर, ठीक है, एकदम बिल्कुल लगा हुआ @समृद्धि IAS फर्स्ट 1, ठीक है। यूट्यूब चैनल भी हमारा है, इससे जुड़िए और लाभ प्राप्त करिए। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना प्यार लगातार हम लोगों के लिए बनाए रखिए और ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, आती रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।